नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देव मूर्ति घर लाते समय एक भूल पड़ेगी भारी। देव मूर्ति को छूते समय एक भूल पड़ेगी भारी। देव मूर्ति की पूजा करते समय एक भूल पड़ेगी भारी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, किसी भी मंदिर की मौजूदगी उस जगह में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। जहां मंदिर होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दुख दरिद्रता दूर होती है। लेकिन मंदिर और घर के पूजा स्थान में मूर्ति स्थापित करते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? किस धातु से बनी देवी देवताओं की मूर्ति किस नक्षत्र में स्थापित करनी चाहिए? साथ ही अलग अलग देवी देवताओं का आसन किस रंग का होना चाहिए जिससे हमें पूजा का पूरा फल मिल सके? यही बता रहे हैं आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र के कार्यक्रम में। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करते हैं आज के शुभ मुहूर्त से। 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार। आज भाई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 8:17 तक थी। अभी द्वादशी तिथि है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आज दोपहर 1:03 तक है। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग है आज दोपहर 2:52 तक। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, उनको भी आप जान लीजिए। जैसे आज शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 3:34 तक। आज कल की द्वादशी है, वामन जयंती भी है, वामन द्वादशी भी इसको कहते हैं। और आज त्रिपुष्कर योग भी बना हुआ है। ये त्रिपुष्कर योग वो योग होता है जिसमें यदि कोई एक काम आपने कर दिया तो वो काम आपको 2 बार और करना पड़ेगा। तो इस त्रिपुष्कर योग में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो 2 बार और करने पर अशुभ हो जाए। और चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले आपको बता दें कि आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा अपने कार्यक्रम में करेंगे। तो कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि उन 10 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हुए जानते हैं कि देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। कैसी देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए ही की जाती है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं बल्कि मूर्ति जागृत होती है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। प्राण तो आते हैं आपकी भावना से। अगर आपकी भावना है कि मूर्ति में प्राण हैं तो हैं। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। जब भक्तों ने भगवान में प्राण देखा है तो भगवान में प्राण प्रमाणित हुआ है। किसी भी देव मूर्ति की घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है। पहली चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी, बालू, पत्थर, मार्बल, सोना चांदी के बनी हुई मूर्तियों का प्रतिष्ठा की जाती है और आवाहन और विसर्जन किया जाता है। लेकिन अगर लकड़ी या धातु से बनी हुई मूर्ति है तो उसका आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती है, उस पर चल प्रतिष्ठा होती है। अस्थाई मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया नहीं जा सकता।
जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने शयन करना, भोजन करना, सांसारिक कर्म करना, ये सारी चीजें मना होती हैं। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी वहां से दूर हो जाती है। देखिए, ऐसा है, जब कोई अचल प्रतिष्ठा होती है, जैसे मंदिरों में किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, तो पहले मूर्ति घर पे लाई जाती है। मूर्ति को एक दिन गाय के गोबर से पृथ्वी को लीप करके और उस पर मूर्ति का शयन कराया जाता है। दूसरे दिन अनाज फैला करके जमीन पर और उसमें मूर्ति को रख करके और उसके ऊपर भी अनाज मूर्ति के ऊपर डाल करके ये शयन कराया जाता है। इसका नाम है अन्न शयन। पहला था भूमि शयन, दूसरा है अन्न शयन। अब तीसरे दिन क्या किया जाता है कि एक पानी के बड़े पात्र में उस मूर्ति को डुबो दिया जाता है। इसका नाम क्या है? जल शयन। भूमि शयन, अन्न शयन, जल शयन, 3 रातों में ये 3 शयन होते हैं। अब इसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति में एक एक अंग का न्यास होता है और एक एक अंग की प्रतिष्ठा होती है। सबसे बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती है और उस मूर्ति को गाजा बाजा के साथ मंगल गीत गाते हुए, बाजा बजते हुए 5 प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के देवताओं के सामने मंदिरों में ले जाया जाता है और वो 5 मंदिर उसके साक्षी होते हैं कि इस जगह पर यह मूर्ति प्रतिष्ठापित हो रही है, इसके हम साक्षी हैं। 5 देवी देवताओं के मंदिर इसके गवाह होते हैं। और तब वो मूर्ति जिस दिन स्थापित की जाती है उसके बाद से कभी उस मूर्ति को हिलाया नहीं जा सकता। ठीक है। और अब चल प्रतिष्ठा की बात अगर आती है ना, तो चल प्रतिष्ठा में तो कुछ नहीं। पूजा करने आप बैठे हैं, बाएं हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए रंग करके, चाहे पिंक कलर में रंग लीजिए, चाहे पीले रंग से हल्दी से रंग लीजिए, और दाहिने हाथ में 2-2 दाना चावल लेकर के उस मूर्ति पर या यंत्र पर आप प्रतिष्ठा करते समय एक मंत्र बोलिए, ओम मनोर्जुतिर्जुषतां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं शममिं दधातु विश्वे देवासह्य मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। ये प्रतिष्ठा का मंत्र है। ये आप प्रतिष्ठा करेंगे। इस प्रतिष्ठा का ये दोष नहीं लगता है कि ये मूर्ति नहीं हिलाई जा सकती, ये मूर्ति आगे पीछे नहीं की जा सकती। ये सब कुछ किया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो मूर्ति पूजा से जुड़ी एक एक जानकारी और सटीक जानकारी आज के कार्यक्रम में पंडित जी आपको दे रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और आज का कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उन 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा भी अपने कार्यक्रम में आज करने वाले हैं। और चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो तो यही कहता है कि 3 डिग्री पर इस समय मंगल मेष राशि में गोचर कर रहा है। धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय मिथुन राशि में 27 डिग्री 7 कला पर गोचर कर रहा है, जिसका सीधा मकसद यही होगा तृतीय एकादश की स्थिति धनेश और लग्नेश की कि धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन 12वें घर का स्वामी केतु के साथ है, इसके नाते आज आपको कहीं इन्वेस्टमेंट, निवेश, खर्च या पूंजी लगाना नहीं चाहिए। कामकाज की बात करूं अगर आपको, तो कारोबार में तनाव बढ़ेगा, लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। और पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के बारे में अगर मूल्यांकन किया जाए तो जीवन साथी और परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर पूरी सावधानी रखें। आज किसी के बारे में अपशब्द ना कहें। शुभ उपाय आपके लिए है, आज किसी की मदद जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है ये जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई है। हमारे साथ करिश्मा है दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते करिश्मा जी।
सर मैं ना दिल्ली से बोल रही हूँ पंडित जी। मेरे को ना जी। ये पूछना है कि मैं ना बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे अपना घर के लिए, हम काफी टाइम से बहुत रेंट पे रह रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन हमें मुझे अपना घर बनाना है। तो घर के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। करिश्मा कितने साल की हो बेटा? मैं अब अक्टूबर में 25 की हो जाऊंगी। 18 अक्टूबर 1995 डेट ऑफ बर्थ। चलो मैं बताता हूँ करिश्मा, आपके भूमि भवन वाहन भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध है। बुध अभी अस्त हुआ पड़ा है। निराश मत हो बेटा, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है। घर होने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन अभी घर होने में कम से कम 3 से 4 वर्षों का समय जरूर लगेगा। इसलिए अभी घर के लिए परेशान होकर के अपनी सेहत न बिगाड़ें। घर समय पर आपको हो ही जाएगा। अगर आप और जल्दी अपना घर चाहती हैं तो आपको चाहिए कि नीम की लकड़ी का खिलौने जैसा एक छोटा सा घर बनवा करके और किसी बच्चे को किसी महीने की सप्तमी तिथि को खेलने के लिए दीजिए। इससे आपका घर शीघ्र बन पाएगा। तो प्रतिमाओं की स्थापना आपको किस नक्षत्र और किस दिशा में करनी चाहिए, हम जानेंगे पंडित जी से अब से थोड़ी देर में। फिलहाल बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कि कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके धन भाव में इस समय जो राहु की स्थिति है शुक्र के साथ, वो इस बात का संकेत कर रही है कि आज आप भूल करके भी किसी प्रकार का पूंजी निवेश कहीं ना करें, वरना होगा क्या कि हो जाएगी आपसे गलती और उसका उठाना पड़ेगा आपको बड़ा नुकसान। कामकाज की बात कहूं तो प्रॉपर्टी से जुड़े कोई डील आज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। रिश्तों की बात करें तो यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं और रिश्ते आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में तो यही कहूँगा कि ये शुक्र राहु की युति इस बात का संकेत कर रही है कि मुंह से संबंधित रोग जैसे छाले का होना, जीभ का कटना, एलर्जी का होना, ये सब चीज़ें कुछ न कुछ आपके जीवन में आज घटित हो सकती हैं। सावधानी ये है कि आप दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मूर्ति पूजा से जुड़ी और भी बातें, जानकारियां पंडित जी आपको लगातार दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। और साथ ही आज हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की भी घोषणा करने वाले हैं अपने कार्यक्रम में। हो सकता है कि उनमें से एक नाम आपका हो, इसलिए कार्यक्रम को ध्यान से देखिएगा। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, हमारे साथ साधना है दिल्ली से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो साधना। पंडित जी, मेरा नाम साधना है जी। और मेरा भाई है, उसका नाम पवन है। उसका जी। डिवोर्स का केस चल रहा है जी। उसका कुछ हो नहीं रहा अभी, ना प्रॉपर उसका हो नहीं रहा अभी कुछ। उसके बारे आपसे में छोटे हैं बताइए बड़े आप। हैं? मैं छोटी हूँ अपने भाई से। जी जी। तो मैं बता ही देता हूँ बेटा कि आपके बड़े भाई भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी है बुध। तो साधना ये समझ लो, बुध और बृहस्पति की अभी स्थिति पंचम नवम की है। अभी आपके भाई के डाइवोर्स होने में 2 से 2.5 वर्ष का भी समय लग सकता है और जल्दी डाइवोर्स हो जाए इसके लिए आपके भाई को चाहिए कि 5 मीटर कपड़ा और कुछ पैसे बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान करना चाहिए। ये उपाय अगर 5 बुधवार कर दिया जाए तो निसंदेह इसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं तांबे, पीतल, चांदी, लकड़ी और पत्थर से बनी देव प्रतिमाओं की। इन प्रतिमाओं की स्थापना किस नक्षत्र और किस दिशा में करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नक्षत्र और दिशा का कितना ध्यान रखना चाहिए प्रतिमाओं की स्थापना करते वक्त, कैसे इससे सौभाग्य बढ़ता है? देखिए, 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों का अपना अलग अलग महत्व है, उनके अलग अलग स्वामी हैं और अलग अलग स्वामियों के आधार पर उन नक्षत्रों का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उसका अर्थ है। तांबे की मूर्ति की स्थापना चित्रा नक्षत्र में करना लाभदायक होता है। ये चित्रा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है। तांबे की देव प्रतिमाओं की स्थापना घर में उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। तांबे की देव प्रतिमाओं को
पंचगव्य, पंचगव्य में क्या क्या होगा? गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये 5 चीजें मिलाने से क्या बनता है? पंचगव्य। इसका 1 बूंद सेवन करने से भी 21 दिनों के लिए शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर की शुद्धि के लिए पंचगव्य आवश्यक है, देव पूजन में पंचगव्य आवश्यक है। तो किसी देवी देवता की मूर्ति पीतल की अगर बनी हुई है तो उसको घर में ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। पीतल से बनी देव प्रतिमाओं का मुख उत्तर दिशा की ओर करके रखना चाहिए। मूर्ति सोने या चांदी की हो तो भी इसी नियम का पालन करना चाहिए। वराह पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लकड़ी की देव प्रतिमा घर में लाना चाहता है तो वो मूर्ति महुआ के लकड़ी की भी हो सकती है, लेकिन अगर गणेश की लकड़ी की प्रतिमा आप लाना चाहते हैं तो वो सफेद मंदार जो होता है, जो श्वेतार्क होता है, जिसको अकवन भी कहते हैं, उसकी लकड़ी का होना चाहिए गणेश प्रतिमा। मंदार की लकड़ी का होना चाहिए गणेश प्रतिमा। तो ये देव प्रतिमा आप अपने घर के ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं। देव प्रतिमा अगर पत्थर की है तो कहीं से भी टूटी या कटी हुई नहीं है, किसी प्रकार से खंडित नहीं है, तो उसे आप घर में लाते समय उस पर अक्षत के दाने डालकर उसको शुद्ध करें। और ध्यान रखें कि घर में पत्थर की मूर्ति 8 अंगुल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये 8 अंगुल है, लगभग 6 इंच। इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति का होना विपत्ति का संकेत है। कुछ लोगों को कुछ मूर्तियों में बड़ा अटैचमेंट हो जाता है और वो मूर्तियां चाहे वास्तु दोष उत्पन्न कर रही हैं, चाहे 1.5 फीट की हैं, चाहे 2 फीट की हैं, लेकिन व्यक्ति उनसे इतना अपना लगाव कर लेता है, इतना अपना जुड़ाव कर लेता है कि उस मूर्ति को हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ऐसे लोग जिनकी भावुकता और जिनकी भावना आकाश चढ़ के बोल रही है, उन्हें मैं भी कहना चाहूँगा कि आप पूजा करिए। भगवान आपकी भावना को देख करके आपको बुरे फलों से बचाएगा। तो आगे जानेंगे मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक स्वाति जुड़ गई है महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी हो स्वाति। हाँ, मेरी बड़ी बेटी है सम्राज्ञी, उसका जन्म तिथि है 1 जनवरी 97 जी। और दूसरी बेटी है उसका 3 जून 99 जी। और बच्चे का जन्म तिथि है 18 अगस्त 2005। अच्छा। तो बड़ी बेटी के शादी के बारे में पूछना था और दूसरे बेटी की भी शादी, और वो डॉक्टर के साइड में है, मेडिकल में, और बच्चे के बारे में पूछना था। तो चलिए स्वाति जी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके बड़ी बेटी के बारे में बताता हूँ। बुध और बृहस्पति की पंचम नवमी स्थिति बनी हुई है। अभी से लेकर के जनवरी तक आपके बड़ी बेटी का रिश्ता कहीं न कहीं तय हो जाएगा और अच्छा विवाह होगा, अच्छा वैवाहिक जीवन होगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी बेटी जो आपकी डॉक्टर साहब बन रही हैं, उनके बारे में ये आपसे कहना चाहूँगा कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी मंगल है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति है। इनके भविष्य के बारे में आप बिल्कुल चिंतित न हो। इनका विवाह जरूर 2022 के अंत में होगा, लेकिन ये स्वतः से अपना विवाह करेंगी, अपने मनपसंद से अपना विवाह करेंगी और वही विवाह आपको करना भी चाहिए। आपके बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो मैं बताऊं आपसे कि सूर्य से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और द्वितीय और सप्तमेश को देखा जाए तो शनि और बुध की स्थिति परस्पर 6ठी 8वीं है। आपके बेटे के करियर में बहुत संघर्ष की स्थिति है। इन्हें अपने रोजी रोटी में खड़े होने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपके बेटियों की अपेक्षा आपके बेटों का भाग्य थोड़ा सा मंद है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने बेटे से कहें कि वो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ सूर्यास्त के बाद जरूर किया करें, घी का दिया जलाया करें और हनुमान मंदिर जा करके हनुमान जी की पूजा आराधना किया करें। इससे उनके भाग्य में बल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए बात मिथुन राशि के जातकों की कर लेते हैं, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, वैसे तो आपके राशि में शुक्र और राहु की स्थिति बनी हुई है, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि भी है। मैं तो ये कहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज आप शेयर और प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो ये दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा। जहां तक आपके कामकाज का प्रश्न है तो देखिए, अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है तो परिवर्तन करिए। अगर आप पुरानी लीक पर चलते रहेंगे तो निश्चित है कि आपका काम प्रभावित होगा। साथ में काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मान करें। भाई और जीवन साथी से थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन मतभेद हो सकता है, इसे दूर करने की कोशिश करें। खून संबंधी बीमारी होने की संभावना है, इसलिए समय की बर्बादी ना करें। आज अपने इष्ट की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर्क राशि के जातकों की कर लेते हैं कि जानते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, क्या कहता है इनका आज का राशिफल। देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय धनु राशि में केतु के साथ 24 अंश 21 कला पर गोचर कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति भी साथ में होकर के गजकेसरी योग बना रहा है, तो सुख सुविधाओं पर आपका खर्च बढ़ेगा, जो बुरी बात नहीं है। जहां तक कामकाज की बात है, अगर कोई कंपटीशन है आपके काम में, प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें पक्का आपकी जीत होगी और किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद से आप कारोबार में भी सफल रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी सामाजिक रिश्ते के लिए गोचर की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे को चाहते हुए भी साथ में समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे और आप कमर दर्द से परेशान हो सकते हैं, कफ की भी दिक्कत हो सकती है। अपनी वाणी और व्यवहार पर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को दवा और भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिन देव प्रतिमा घर लाने से बढ़ेंगी परेशानियां, गलत दिशा में रखी देव प्रतिमा देगी अशुभ फल, किस आसन पर देव प्रतिमा रखने से बढ़ सकती है दरिद्रता, देव प्रतिमा से जुड़े नियम बनाएंगे आपकी पूजा को सफल। यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि किस नक्षत्र में किस देवी देवता की प्रतिमा हम सभी को स्थापित करनी चाहिए। जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, किस नक्षत्र में देव प्रतिमा की स्थापना की जानी चाहिए ताकि शुभ फल हमें मिल सके? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजीत को लेकर के 28 नक्षत्र हैं, इनको संज्ञाओं में बांटा गया है। कोई चर संज्ञक है, कोई चल संज्ञक है, कोई स्थिर संज्ञक है, कोई ध्रुव संज्ञक है, कोई मृदु संज्ञक है। इस तरह से इनकी संज्ञा है। तो अगर इन संज्ञाओं को ध्यान दें तो रोहिणी और तीनों उत्तरा और धनिष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र, पुनर्वसु और अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। कहाँ? घर में। प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं, चल प्राण प्रतिष्ठा करके। अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य देव की स्थापना करनी शुभकारी होती है। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और मां सरस्वती की स्थापना करना शुभकारी होता है। हस्त और मूल नक्षत्र में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। चैत्र महीना, फाल्गुन का महीना, ज्येष्ठ का महीना, बैसाख का महीना, माघ का महीना, ये देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए श्रेष्ठ है। तिथियों में द्वादशी तिथि
भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश के लिए, नवमी तिथि माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित है। और दिन का क्रम अगर लें तो कहा गया है रविवार को की गई प्राण प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवार को कल्याणकारिणी, मंगलवार को अग्निदाहकारिणी, बुधवार को धनदायिनी, गुरुवार को बलप्रदायिनी, शुक्रवार को आनंददायिनी और शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी संज्ञा दी गई है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन न करना तो एक बात है, लेकिन खंडित प्रतिमा घर में रहने से बड़े अनिष्ट की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई खंडित प्रतिमा है, किसी प्रतिमा का हाथ हल्का सा खराब हो गया है, हाथ की उंगली टूट गई है, या फिर हल्के से नाक या कान पे चोट लगी हुई है, या प्रतिमा कहीं न कहीं से खंडित है, जो आपके स्पर्श करने के बाद आपका हाथ वहां जा करके कुछ क्षणों के लिए रुक जाता है, तो ऐसी प्रतिमाओं का पूजन करने से कल्याण नहीं होता है। ऐसी प्रतिमाओं को उनकी जगह पर कोई नई प्रतिमा ला करके शुभ मुहूर्त में नई प्रतिमा की स्थापना करके और पुरानी प्रतिमा की भी पूजा करके उसे वस्त्र में लपेट करके किसी अच्छे जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। यही सचमुच में दोष से बचने का उपाय है। और प्रतिमा के विसर्जन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान भी कर देना चाहिए। तो अब से थोड़ी ही देर में हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त कालचक्र दर्शक मोहित जुड़ गए हैं लखनऊ से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी, मैं मोहित बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरी बर्थ डेट है 20 जुलाई 2000 सुबह 8:11 थर्सडे को। मुझे अपने बारे में पूछना है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं और किस विभाग में ट्राई करूं। और मुझे मेरी बड़ी दीदी के बारे में भी पूछना है। उसकी बर्थ डेट है 19 जनवरी 1995 रात को 3:35 पर, दिन थर्सडे। उसके बारे में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसकी शादी कब तक होगी। चलो मोहित, तो सबसे पहले बेटा आप अपने नौकरी के बारे में ही जान लो। सूर्य और शुक्र की तृतीय एकादश की स्थिति बनी हुई है। अभी तो आप 20 साल के हो रहे हो, 23वें साल में आपको नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी का योग प्रबल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर प्रयास करोगे तो हो भी सकता है, लेकिन साधारण नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी में कोई प्रशासनिक नौकरी का योग या किसी वरिष्ठ पद पर पहुंचने का योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3rd 4th ग्रेड की ही नौकरी दिखाई दे रही है। आप प्रयास करिएगा, लेकिन 23वें साल में। अगर उसके पहले आपको नौकरी की ज़रूरत है तो प्राइवेट सेक्टर में आप प्रयास कर सकते हैं। देखो, जहाँ तक आपने अपने बहन के विवाह के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में तो हम यही कहेंगे आपको कि बुध और बृहस्पति का संयोग बना हुआ है, लेकिन बहन को जोड़ों में दर्द, हल्का बुखार की शिकायत, पेट से संबंधित रोग और चेहरा का पीलापन हर समय और शरीर में कमजोरी, ऐसी सारी स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में यदि उसका विवाह कर दोगे और इस स्थिति में अपने ससुराल में जाएगी तो ससुराल वाले रोगी बहू को देख करके खुश नहीं होंगे। तो मेरा सबसे पहला कहना है कि इसके विवाह का संयोग तो बना हुआ है और इस साल जनवरी फरवरी तक इसका विवाह तय भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि इसका विवाह नवंबर दिसंबर 2021 में हो। और उसके पहले इससे 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, चीनी, नमक और हल्दी का 1-1 पैकेट 5 बृहस्पतिवार किसी मंदिर में दान करवाइए। निश्चित रूप से ये दान होने के बाद इसकी सेहत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, तब इसके विवाह का कार्यक्रम शुरू करवाइए। तो मूर्ति स्थापना से जुड़े और भी नियम और सावधानियां हम आगे पंडित जी से जानेंगे और साथ ही जानेंगे उन 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम भी। फिलहाल बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की, जानते हैं इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि में सूर्य बुध की स्थिति बनी हुई है।
बहुत अच्छी स्थिति इसको कह सकते हैं। 12° 6 पर इस समय सूर्यदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बुध अस्त है। तो आज आप अपने घरेलू उपयोग के लिए जो भी खरीदारी करेंगे, जो भी उसमें खर्च करेंगे, उससे आपको मानसिक संतोष प्राप्त होगा। कामकाज में आपके कारोबार में लाभ की स्थिति रहेगी और मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों के लिए ज्यादा भावुक आप दिखाई देंगे और तनाव की वजह से एसिडिटी, बदहजमी जैसी परेशानियां थोड़ी देर के लिए हो सकती हैं। सावधानी आपको ये करना है कि अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लगने से बचाएं। लाल कुमकुम से मां दुर्गा का तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कन्या राशि के जातकों की कर लेते हैं। जानते हैं इनका आज का राशि फल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, यद्यपि आपका राशि स्वामी बुध अभी अस्त हुआ पड़ा है, कहाँ? व्यय भाव में, लेकिन केवल एक पहलू नहीं देखना चाहिए नकारात्मक, सकारात्मक पहलू भी देखना चाहिए। दूसरा सकारात्मक पहलू यह है, सुख भाव में सुखेश बृहस्पति चंद्रमा के साथ है और आजीविका भाव में शुक्र जैसा शुभग्रह है। तो 3 शुभग्रह आपके केंद्र में हैं। उसका ये मतलब होगा कि नया घर या प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपकी वृद्धावस्था है और आपके पेंशन में किसी तरह की अभी तक परेशानी थी, समस्या थी, तो वो समस्या अतिशीघ्र दूर हो जाएगी और आपकी पेंशन कंटिन्यू हो जाएगी। कारोबार और नौकरी में यदि आप कन्या राशि की महिला हैं तो आपका दबदबा रहेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। रिश्तों की बात करें तो घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन आपको अपने बच्चों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। सेहत की बात है तो पेट में हल्का फुल्का उदर विकार हो सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज दान पुण्य जो भी करें गोपनीय तरीके से करें, छाया दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार किसी भी धातु से बनी मूर्ति की स्थापना करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, साथ ही भगवान गणेश, भगवान शिव, मां दुर्गा, भगवान विष्णु की प्रतिमा हमें किस खास दिन में स्थापित करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, आप ये मूर्ति प्रतिष्ठा के बारे में हमारे पुराणों में जो लिखा गया उसके अनुसार मैं वराह पुराण की चर्चा करना चाहूँगा। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। वराह पुराण हमारा एक महापुराण है। वराह पुराण के अनुसार किसी भी धातु से बनी मूर्ति की स्थापना करने से पहले व्यक्ति को उस मूर्ति के सामने 4 पात्र, 4 बर्तन जरूर रखने चाहिए। इन सभी पात्रों में पंचगव्य, अमृत, चंदन, शहद होना चाहिए। यहाँ अमृत कहाँ आप पाओगे भाई? गंगा जल रख दीजिएगा। आप गणेश जी की प्रतिमा को पूजा घर में स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी इसके लिए सर्वोत्तम है। शिवरात्रि या प्रदोष को शिवलिंग या शिव प्रतिमा की स्थापना घर में कर सकते हैं। देखिए, शिवलिंग अंगूठे से ऊपर आकार का न हो। फिर कहता हूँ आग्रहपूर्वक सुन लीजिए, ये अंगूठा जो है शिवलिंग का आकार इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भगवान शिव की मूर्ति तो घर में लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो 8 अंगुल के नीचे की होनी चाहिए और पूरा शिव परिवार होना चाहिए। मतलब माँ पार्वती भी होनी चाहिए, तो स्वामी कार्तिकेय भी होने चाहिए, गणेश भी होने चाहिए और नंदी भी होने चाहिए, तब 5 लोग होने चाहिए। और नहीं तो आप चित्र लगा लीजिए। क्योंकि आपको बताऊं, भगवान शिव का क्या आप स्वरूप बताएंगे? भगवान शिव तो ज्योतिर्मय स्वरूप हैं और इस चराचर जगत में यह ब्रह्मांड जैसा है, उसी का स्वरूप भगवान शिव हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, भगवान शिव से जुड़ी हुई बात है।
हमारे यहाँ पता नहीं प्रिंटिंग प्रेस वालों को या फोटोग्राफ बनाने वालों के दिमाग में कौन सी ऐसी बीमारी है कि भगवान शिव की प्रतिमा को नीले रंग का दिखा देते हैं, जबकि हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भगवान शिव का जो वर्ण है, जो रंग है, वो कपूर के समान सफेद है। आप भी बचपन से आरती कर रहे हैं तो आप यही गाते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान गौर वर्ण है उनका। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप शिव जी का जब कभी ध्यान करते हैं तो ये कैलेंडर में छपी हुई जो मूर्तियां होती हैं नीले रंग की, इनका भी ध्यान कर लेते हैं। मेरा आग्रह है आपसे, आप जब भी भगवान शिव का अपने मन में मानसिक ध्यान करें तो कर्पूर वर्ण में ही करें, एकदम सफेद वर्ण में करें, उसका पॉजिटिव असर आपको दिखाई देगा। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की प्रतिमा को घर के मंदिर में आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये भी प्रतिमा 8 अंगुल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को आप एकादशी व्रत के दिन स्थापना कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की स्थापना भी आप एकादशी के ही दिन कर सकते हैं। जानते हैं शिव के 5वें अवतार काशी के कोतवाल हैं भैरव, जिन्हें काल भैरव कहा जाता है। शिव पुराण में इनकी बड़ी महत्ता बताई गई है। जो लोग शिव पुराण पढ़े होंगे वो भैरव के वहाँ उत्पत्ति और स्थापना के बारे में पूरा ज्ञान रखते होंगे। अगर मैं उस विषय पर आऊँगा तो कार्यक्रम बहुत बृहत हो जाएगा। तो आप भैरवाष्टमी जिसको कहते हैं, उस दिन भैरव की स्थापना आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग भैरव के घर में स्थापना करते समय डरते हैं, क्योंकि भैरव उग्र देवताओं में माने जाते हैं। ऐसे में भैरव की उपासना आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। और अब से थोड़ी ही देर में हम उन 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं, इसलिए कालचक्र कार्यक्रम को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है उन 10 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। जानते हैं इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतने वाला है इनका आज का पूरा दिन। देखिए भाई, तुला राशि आपकी है। आपके व्यय भाव का स्वामी बुध आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है। आपको डरा नहीं रहा हूँ। फिजूल खर्ची आपकी बेवजह हो सकती है। वाहवाही पर कुछ ज़्यादा ही आज आप खर्च कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव ये है, आपदार्थे धनम रक्षेत, भविष्य के लिए थोड़ा धन बचाने की कोशिश करिएगा। जहाँ तक कामकाज की बात है तो पब्लिक डीलिंग और मीडिया मार्केटिंग से जुड़े लोगों को निसंदेह आज लाभ मिलेगा। बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि कोई दूसरा आदमी आपके घर में इंटरफियर कर रहा है तो आप सावधान हो जाइए। सेहत से जुड़ी बात अगर ये है कि कोई पुरानी बीमारी दोबारा से आपकी उभर सकती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है और अपने गले के बीमारी से लेकर के सावधान रहें। किसी को बेवजह सलाह न दें। अगर आपसे कोई सलाह नहीं मांग रहा है तो आप रायचंद न बने, किसी को सलाह न दें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं देवी देवताओं के आसन की। किस भगवान का आसन किस तरह और किस रंग का होना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं आसन के बारे में। देखिए, आसन के बारे में तो हमारे शास्त्रों में हर देवी देवता के साथ एक निश्चित आसन जुड़ा हुआ है। जैसे देवी देवता का आसन साधक के आसन से हमेशा ऊंचा होना चाहिए, अर्थात आप जिस ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, आपसे ऊंचाई पर देवी देवताओं का आसन होना चाहिए। शिव प्रतिमा शुक्रवार को या सोमवार को स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग सोमवार को स्थापित कर सकते हैं। शिव की प्रतिमा को रेशमी कपड़े पर आप स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग को धातु के आसन पर स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा का आसन लाल रंग का होना चाहिए। माँ महालक्ष्मी का आसन
गुलाबी रंग का होना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आसन तो सर्वोत्तम बताऊं आपको, सोने या चांदी की कटोरी हो और उसमें कमल की पंखुड़ियों को खोल करके बढ़िया से कमल को खिला करके उसी कटोरी में रख दीजिए और उसी के ऊपर महालक्ष्मी की सोने या चांदी की मूर्ति या फिर स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र स्थापित कर दीजिए। सचमुच में आपकी जिंदगी नहीं धन्य होगी, बल्कि आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता जलकर राख हो जाएगी। भगवान विष्णु की प्रतिमा को हर समय पीतांबर पीले रेशमी रंग के कपड़े के आसन पर, सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए। हनुमान जी को केसरिया रंग के आसन पर स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश को पीले या हरे रंग का आसन प्रदान करना चाहिए। ये रंग भगवान लोगों के निश्चित रंग है, ये कपोल काल्पनिक रंग नहीं है। जब आदमी कुंडलिनी की साधना करता है, कुंडलिनी जागरण के बारे में प्रयास करता है और अपने चक्रों को एक्टिवेट करना चाहता है, ध्यान करने वाले व्यक्ति को खुद इस रंग का पता चलता है कि ये रंग इन देवताओं के साथ प्रकृति के द्वारा जुड़े हुए हैं। और चलिए अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की करते हैं, जानते हैं इनका आज का राशिफल। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का दिन इस मामले में आपका बहुत अच्छा है कि अगर आपने कोई पहले से किसी को पैसा दिया है तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन भाई खर्च बढ़ेगा, काम का बोझ बढ़ेगा और बच्चे की पढ़ाई पर भी आपको समय देना चाहिए। शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। एक्सीडेंट या चोट लगने की स्थिति बन रही है, सावधानी बरतिएगा। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालिएगा। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला। जय मां विंध्यवासिनी। किस देव प्रतिमा का आवाहन और विसर्जन होता है और किसका नहीं होता है, साथ ही देव प्रतिमाओं को स्नान कराते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। शालिग्राम का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है। शालिग्राम एक काले रंग की गोली होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने देखा होगा। गंडकी नदी में, नेपाल में ये शालिग्राम की शिला पाई जाती है और अत्यंत चमत्कारी होती है। जो मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता है। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से उसका जल प्रवाह भी किया जाता है। पंचामृत में अगर सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दूध से भी स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम की स्थापना अगर आपने किया है तो भूल करके भी चावल, साबुत चावल माने अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर लाल रंग से रंगा हुआ चावल है तो आप चढ़ा भी सकते हैं। हाथ में धारण किया हुआ फूल, तांबे के बर्तन में रखा हुआ चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाता है। देवी देवताओं को पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं लगाना चाहिए। मूर्ति को स्नान कराते समय उसे अंगूठे से नहीं रगड़ना चाहिए कि मूर्ति पे कुछ जमा हुआ है, उसे आप ठीक करने के लिए अंगूठे से रगड़ रगड़ करके ऐसा कर रहे हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए। बल्कि साफ कपड़ा ले करके और उसे पानी में गीला करके या दूध दही से गीला करके और उससे आप मूर्ति की सफाई कर सकते हैं। तो चलिए इंतजार को खत्म करते हैं। पंडित जी बताएं आज के 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम। हाँ, पूजा ऐसा है कि माँ विंध्यवासिनी जिन 10 घरों में अपना लकी लॉकेट आज भेज रही हैं, उन घरों के ऋण रोग दरिद्रता को दूर करें, उनके नवनिहाल दिन रात उन्नति करें। इसी उम्मीद से ये लॉकेट भेजा जा रहा है। पहली लकी लॉकेट विजेता, चालीसा विजेता हैं भारती पोकले, ये उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। दूसरी नंबर पर ईतू डिंडा हैं, ये पूना महाराष्ट्र से हैं। और तीसरी ये ज्योति कुमारी हैं,
ये दुबौली उत्तर प्रदेश से हैं। चौथी लकी लॉकेट विजेता सोनाली प्रभाकर हैं जालना महाराष्ट्र से। और पांचवी हैं सुमन मालविया, ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। छठे नंबर पर रंजना मिश्रा पांडे, ये दिल्ली से हैं। सातवें नंबर पर किरण अग्रवाल हैं अकोला महाराष्ट्र से। आठवें नंबर पर रूबी मित्तल हैं करनाल हरियाणा से। और नौवें नंबर पर शैलेंद्र कुमार वर्मा हैं तेलंगाना हैदराबाद से। और 10वें नंबर पर अरुण महारोलकर, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। देखिए, अगर आपका नाम इन 10 नामों में नहीं है तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके ईमेल को हम 1 महीने में 4 बार शनिवार आता है तो चारों बार आपके नाम को हम उसमें सम्मिलित करते हैं। और जब भी लकी लॉकेट विजेता आप बनेंगे तो माँ विंध्यवासिनी का यह अनुपम उपहार आप तक पहुंचाया जाएगा। और आप सभी विजेताओं को कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और चलिए फिलहाल बात करते हैं अब धनु राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि में बृहस्पति, चंद्रमा, केतु की स्थिति, शुक्र की दृष्टि, राहु की दृष्टि रुके हुए पेमेंट को दिला सकती है। इनकम के लिए नए साधन बन सकते हैं। कारोबार में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन धैर्य से हर काम करिए। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। किसी को बहकावे में ना आए, ना ही किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाएं। चांदी का कोई सामान अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। भाई, मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो यही कह रहा है कि आपका राशि स्वामी शनि आपके राशि में इस समय 1 अंश 57 कला पर गोचर कर रहा है, लेकिन बकरी है। तो देखिए, कहीं पैसा लगाना हो तो अच्छा समय है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके वर्किंग प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला है, तो ये आपकी भूल होगी। कदम कदम पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये एक अलग बात है कि आप सफल रहेंगे। घर में किसी कारण से तनाव भी हो सकता है और गलतफहमी भी बढ़ सकती है। और अगर आज वाहन चला रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि आज के दिन जो ग्रहों की स्थिति है उसमें हल्के फुल्के चोट चपेट की संभावना भी है। भीड़ के पीछे पीछे चलने की आदत छोड़िए और ठंडी चीजों का सेवन करने से बिल्कुल बचिए। खास करके फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कुंभ राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि आपके राशि पर। धन भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य बुध से पंचम होने के कारण मां महालक्ष्मी की कृपा से आपको सराबोर कर देगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं और थोड़ा सा पढ़ाई पर आपने एकाग्रता दिखाई तो प्रतियोगिता में सफलता लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको अपने भाइयों से मतभेद दूर करना चाहिए। और हाँ, मुंह संबंधी रोग से सावधानी बरतें। मुंह में छाले भी हो सकते हैं, जुकाम खांसी से भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में वाहन पूरी सतर्कता से चलाएं, वरना चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। चेक्स वाले कपड़े या शर्ट आज के दिन धारण ना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल कैसा रहेगा, इनका आज का पूरा दिन। मीन राशि के जातकों के केंद्र में 3 शुभ ग्रह, चौथे और 10वें भाव में। तो नई साझेदारी में तो मुनाफा होके ही रहेगा। कारोबारी अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश करें।
क्वांटिटी के साथ क्वालिटी मेंटेन करना ना भूलें। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग रहेगा, लेकिन गला खराब हो सकता है, बुखार जैसी समस्या हो सकती है। सावधानी ये है कि बच्चों के बातों को नज़रअंदाज ना करें और बच्चों के जीवन पर अपने विचार न थोपें। आज आपको शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा बादामी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।